ये रहा एक ऐसा रीजन जो हमेशा ऑन एज रहता है, एक ऐसा क्षेत्र जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति के जटिल ताने बाने से भरा हुआ है। मिडिल ईस्ट के की प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन। ये नेशंस न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करते हैं। मिडिल ईस्ट हमेशा से ग्लोबली सिग्निफिकेंट रहा है, सिविलाइजेशंस का क्रॉसरोड्स रहा है और दुर्भाग्य से कॉन्फ्लिक्ट का क्रूसिबल भी रहा है। यहाँ की एंशिएंट रूइंस और बस्लिंग मार्केट्स इस रीजन की रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वॉलेटिल लैंडस्केप के हार्ट में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का वेब है, एंशिएंट राइवलरीज हैं और मॉडर्न डे पावर स्ट्रगल्स भी हैं। यहाँ के लोग और उनकी कहानियां इस इंट्रिकेट टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं। तीन नेशंस खासतौर पर इस इंट्रिकेट जियोपॉलिटिकल चेस गेम में की प्लेयर्स की तरह स्टैंड आउट करते हैं: इजराइल, ईरान और टर्की। ये नेशंस अपने यूनिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और एम्बिशंस के साथ इस रीजन की डायनामिक्स को शेप करते हैं। इजराइल एक रिलेटिवली यंग नेशन जो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, अपने इंसेप्शन से ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को फेस कर रहा है। इसकी हिस्ट्री में कई सिग्निफिकेंट मोमेंट्स और चैलेंजेस शामिल हैं। ऐसे नेशन से सराउंडेड होने के कारण जिनके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री रहा है, इजराइल ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और अपनी सिक्योरिटी के लिए एक डीप सीटेड कंसर्न डेवलप कर ली है। इसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और डिफेंस मैकेनिज्म्स इस रीजन में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईरान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसका एक रिच हिस्ट्री है, ने 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। इसकी कल्चरल हेरिटेज और पॉलिटिकल शिफ्ट्स ने इसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। आज ईरान अपना इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में प्रोजेक्ट करता है, अपने एलाइड ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और एक एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करता है जिसने इंटरनेशनली अलार्म बेल्स बजा दी है। इसकी रीजनल एम्बिशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इस रीजन की पॉलिटिक्स को डीपली इंपैक्ट करते हैं। टर्की एक ऐसा नेशन जो यूरोप और एशिया के डिवाइड पर स्ट्रैडलिंग करता है, एक लॉन्ग एंड स्टोरीड पास्ट को बोस्ट करता है एज द हार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाते हैं। हाल ही के वर्षों में टर्की ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और उससे आगे भी खुद को असर्ट करते हुए एक रीजनल पावर के रूप में अपनी पोजीशन को रिक्लेम करने की कोशिश की है। इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और रीजनल एंगेजमेंट्स इस रीजन की डायनामिक्स को शेप करते हैं। ये तीन नेशंस हर एक अपने यूनिक हिस्ट्री, एम्बिशंस और एंग्जाइटीज के साथ खुद को एक डेलिकेट और अक्सर ही डेंजरस डांस में लॉक पाते हैं। इनकी इंटरैक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स इस रीजन की फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझना मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन की पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एसेंशियल है। इन नेशंस के बीच की डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस इस रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल हैं। हॉलोकॉस्ट की एशेस से जन्मा और ऐसे नेशन से घिरा जिन्होंने शुरुआत में उसके अस्तित्व को ही रिजेक्ट कर दिया था, इजराइल का जन्म एक कठिन और दर्दनाक इतिहास से हुआ था। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने अस्तित्व के पहले दिन से ही संघर्ष का सामना किया है। इजराइल अपने इंसेप्शन से ही अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने पर मजबूर रहा है। 1948 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से इसे कई युद्धों और संघर्षों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 1948 का अरब इजराइल युद्ध, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट के इस हिस्ट्री ने नेशन की साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे विजिलेंस की एक संस्कृति और सिक्योरिटी के लिए एक डीप सीटेड कंसर्न को बढ़ावा मिला है। यह सतर्कता और सुरक्षा की भावना इजराइल के हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गई है। इजराइल ने दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिटरीज में से एक को डेवलप किया है, जिसे एक वॉलेटिल रीजन में बरसों के एक्सपीरियंस से होन्ड किया गया है। इसकी सेना में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण शामिल हैं जो इसे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखते हैं। उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज अपनी इफेक्टिवनेस के लिए रिनाउंड हैं, जो लगातार पोटेंशियल थ्रेट्स पर नजर रखती हैं और जब जरूरी समझा जाता है तो प्रीएम्प्टिव एक्शन लेती हैं। मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसियां इजराइल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि सिक्योरिटी पर इस फोकस की आलोचना भी की गई है, खासकर पैलेस्टीनियंस के प्रति उसकी पॉलिसीज को लेकर। इजराइल की सुरक्षा नीतियों ने कई बार विवाद और आलोचना को जन्म दिया है, विशेष रूप से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में। क्रिटिक्स का तर्क है कि सिक्योरिटी की परस्यूट पैलेस्टीनियन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन की कीमत पर हुई है, जिससे वायलेंस का साइकिल और तेज हो गया है। वे कहते हैं कि इजराइल की नीतियों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को और अधिक कठिन बना दिया है। इजराइल की मौजूदा गवर्नमेंट, जो राइट विंग और अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज का एक कोalition है, ने सिक्योरिटी मैटर्स पर एक हार्ड लाइन ली है, जिसमें एक स्ट्रांग मिलिट्री की जरूरत और परसीव थ्रेट्स के खिलाफ अटूट संकल्प पर जोर दिया गया है। यह सरकार इजराइल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस स्टैंड के कारण ईरान के साथ टेंशंस बढ़ गई हैं, जिसे इजराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और हेजबोला जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने के कारण एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है, जो अतीत में इजराइल से क्लैश कर चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच की यह तनावपूर्ण स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। ईरान, जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक का घर है, ने 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। इस क्रांति ने न केवल देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी पुनर्परिभाषित किया। कभी शाह के शासन में यूनाइटेड स्टेट्स का एक करीबी एलाय
ईरान अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक थियोक्रेसी बन गया, जिन्होंने एक फियर्सली एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अपनाया। इस बदलाव ने न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे क्षेत्र में भी गहरे प्रभाव डाले। ओरिएंटेशन में इस बदलाव के रीजन के लिए गहरे इंप्लीकेशंस थे, क्योंकि ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने और जिसे वो वेस्टर्न हेजेमनी मानता था, उसे चैलेंज करने की कोशिश की। इसने क्षेत्रीय राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे कई देशों के साथ इसके संबंध तनावपूर्ण हो गए। ईरान की रीजनल स्ट्रैटेजी का एक की एलिमेंट रहा है उसका प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट, जैसे कि लेबनान में हेजबोला और गाजा में हमास, जो उसके एंटी इजराइल स्टैंड को शेयर करते हैं। ये ग्रुप्स ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं, जिससे वह अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को आगे बढ़ा सकता है। ईरान इन ग्रुप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग और वेपन्स प्रोवाइड करता है, जिससे वे इजराइल के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पेश कर पाते हैं। इस समर्थन ने न केवल इन ग्रुप्स की क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि क्षेत्र में अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। कई वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस माने जाने वाले ग्रुप्स को यह सपोर्ट ईरान को इंटरनेशनल स्टेज पर और अलग थलग कर देता है। इस आइसोलेशन ने ईरान को और अधिक आक्रामक नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे ग्लोबल टेंशन्स बढ़ गई हैं। टेंशन्स को और बढ़ाता है ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कोशिश करना। यह प्रयास न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल रिसर्च जैसे पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, को शक है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की एम्बिशंस हैं। इस शक ने कई डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स को जन्म दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या आईईए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उसकी ट्रांसपेरेंसी की कमी पर चिंता जताई है, जिससे शक और बढ़ गया है। आईईए की रिपोर्ट्स और निरीक्षणों ने कई बार इस बात को उजागर किया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और भी अधिक चिंता पैदा हो गई है। टर्की, एक ऐसा नेशन जो यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड्स पर स्ट्रैडलिंग करता है, ने ऑटोमन एम्पायर के सेंटर के रूप में अपने फॉर्मर ग्लोरी को रिक्लेम करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया है। प्रेसिडेंट रिसेप ताइयिप एर्दोगन के नेतृत्व में टर्की ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के एक दौर से गुजरा है, जिससे वह रीजनल और ग्लोबल स्टेज पर एक अधिक असर्टिव प्लेयर बन गया है। हालांकि इस नए असर्टिवनेस ने उसके नेबर्स और वेस्टर्न एलाइज के साथ भी फ्रिक्शन पैदा किया है, जिससे टेंशन्स बढ़ गए हैं। टर्की की बढ़ती हुई ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज, डिसेंट पर क्रैकडाउन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इरोजन ने वेस्ट में चिंता पैदा की है, जिससे रिलेशंस और भी कम्प्लेक्स हो गए हैं। सीरिया और लिबिया में उसके मिलिट्री इंटरवेंशंस हालांकि उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के उद्देश्य से थे, लेकिन उन्होंने अन्य रीजनल पावर्स के साथ उसके रिलेशनशिप को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टर्की के असर्टिव पोस्चर ने उसे मैरिटाइम बाउंड्रीज और एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर ग्रीस और साइप्रस के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया है।